साथियों नमस्ते। इस वीडियो में हम मध्यकालीन नगरों के विकास, उद्भव और उनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। 1000 से 1500 ईस्वी के समय को हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। इसके पूर्वार्ध काल को हम अंध युग या डार्क एज के नाम से जानते हैं और इस काल में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था और विश्व में विशेषकर यूरोप में चारों तरफ अराजकता का बोलबाला था। तो यूरोप में मध्यकाल में जो नगर विकसित हुए उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान धर्म का, युद्धों का, गिरजाघरों का, शिक्षण संस्थाओं का, यातायात के मार्गों के विकास का रहा है। मध्यकाल में यूरोप में जो नगर विकसित हुए उनमें दुर्ग नगर या गैरिसन टाउन, मठ नगर जिनको अंग्रेजी में कैथेड्रल टाउन कहते हैं, ये गिरजाघर या मठ के नज़दीक विकसित हुए, इसलिए इनको कैथेड्रल टाउन कहते हैं। और मध्य युग में यूरोप में जो नगर विकसित हुए उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो नगर जो नियोजित तरीके से विकसित हुए थे और कुछ ऐसे नगर थे जो अनियोजित या अनप्लान्ड तरीके से विकसित हुए थे, जो कि दुर्ग नगर या मठ नगर की श्रेणी में आते हैं। मध्य युग में जिन कारकों ने नगरों के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया उसमें नंबर 1 है ईसाई धर्म के प्रचार का प्रभाव। मध्य युग में ईसाई धर्म के प्रचार ने नगरों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में ईसाई धर्म की प्रचार की जो व्यवस्था थी वो रोमन साम्राज्य की प्रांतीय व्यवस्था पे आधारित थी, अर्थात इसमें एक पदानुक्रम पाया जाता था और पादरी होता था वो धार्मिक पोजीशन में सबसे ऊपर होता था और इन पादरियों का प्रारंभ में मुख्य कार्य धार्मिक कार्य कराना संपन्न था, जैसे कि रोगियों और निर्धनों की सहायता करना, मोक्ष देना या अधार्मिक जनता को दंड देना या धार्मिक उत्सव आदि संपन्न करवाना। लेकिन धीरे धीरे इन पादरियों ने यूरोप में प्रशासनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और ये राजाओं को राज्याभिषेक भी करवाते थे और उनको अपनी मर्जी से या इच्छा अनुसार उनको गद्दी से उतार भी देते थे। पादरी धीरे धीरे भूस्वामी भी बन गए और मध्यकाल में ये यूरोप के आर्थिक जीवन पर छा गए और जो गिरजाघर थे उनके पास शुरू में बस्तियां विकसित हुई और धीरे धीरे वहाँ नगर विकसित हो गए और इन प्रकार के नगरों को यूरोप में मठ नगर या कैथेड्रल नगरों की संज्ञा दी गई। फ्रांस में, जर्मनी में इस प्रकार के नगर प्रमुख रूप से विकसित हुए। मध्यकाल में दूसरा जो प्रमुख कारण जिसने नगरों के विकास और उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो है युद्धों का प्रभाव। यूरोप में मध्यकाल में निरंतर युद्ध होते थे और यहाँ पे सामंत व्यवस्था थी जिसमें सामंत भूस्वामी होते थे और उनको बहुत अधिकार प्राप्त थे और वो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सेना भी रखने लग गए थे और वो अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण करते थे और इन दुर्गों के चारों तरफ धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगा। इन दुर्ग नगरों को गैरिसन सिटी या सिटाडल टाउन्स नाम दिया गया और इनको ब्रक्स, बोरो, बोर्गो,
आदि नामों से पुकारा जाता था। 12वीं शताब्दी में दक्षिणी फ्रांस में दुर्ग नगरों की संख्या 32 थी, जिन्हें कैसलिनो कहा जाता था। स्कॉटलैंड में भी 13वीं शताब्दी में 33 ऐसे ही दुर्ग नगर थे, जिन्हें शाही दुर्ग कहा जाता था। इस तरह मध्य यूरोप और रूस में ऐसे गैरीसन नगरों की ज़्यादा विकास हुआ था। मध्यकाल में व्यापार के विकास ने भी नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुर्ग और गिरजाघर के निकट जो बस्तियां स्थापित हो गई, उन बस्तियों में धीरे धीरे व्यापार होने लगे और बाद में इन बस्तियों को बाजार और मेले लगाने के अधिकार भी मिल गए। और इन बस्तियों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए व्यापारिक संघ बना लिए, जिनको व्यापारिक गिल्ड्स कहा जाता था। और ये जो ट्रेड गिल्ड्स है, वो आज के ट्रेड यूनियंस के अगुआ कहे जा सकते हैं। इस तरह के जो ट्रेड यूनियन थे, फ्लोलैंडर्स और लोम्बार्डी में लोम्बार्ड लीग था, जर्मनी में हेलेनिस्टिक लीग था। और ये जो व्यापार संघ थे, वो कस्बों की व्यापारिक हितों की रक्षा करते थे। और ये व्यापारिक संस्थाएं धीरे धीरे नगरों के विकास में बड़ी सहायक सिद्ध हुई। चौथा जो कारक था मध्य काल में नगरों के विकास में, वो था शिक्षण संस्थाओं के स्थापना का प्रभाव। जो नगर स्थानीय बाजार, व्यापार, मठ व मेले लगाने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे, उनमें से कुछ नगर शिक्षा के केंद्र भी बन गए थे और उसमें शिक्षण संस्थाएं स्थापित हो गई थी। जैसे 1100 ईस्वी में कोलोन, जो कि जर्मनी में स्थित है, 1150 ईस्वी में पेरिस में, तथा 1229 ईस्वी में कैम्ब्रिज में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई। और इन विश्वविद्यालयों ने इन नगरों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुसलमानों के प्रभाव ने भी मध्यकाल में नगरों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मध्य युग में पश्चिम एशिया और उत्तरी अमेरिका में मुसलमानों का प्रभाव अधिक बढ़ जाने से इन क्षेत्रों में भी कई नगर इन लोगों द्वारा बसाए गए, जो इनके धार्मिक, सांस्कृतिक और राजधानी नगर थे। इन नगरों में बगदाद, बसरा, मोसेल, काबुल, मक्का, मदीना, दमिश्क, त्रिपोली आदि मुख्य है। 800 ईस्वी तक मक्का नगर भी 1 लाख जनसंख्या वाला नगर बन गया था। और इसी तरह बगदाद भी इस समय मुसलमान शासकों की राजधानी के रूप में विकसित हुआ और इसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख तक पहुंच गई थी। इसके अलावा यातायात के मार्गों के विकास ने भी नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मध्यकाल में यूरोप में जो नगर विकसित हुए थे, वो 2 तरह के थे। एक नियोजित नगर, दूसरे अनियोजित नगर। नियोजित नगर थे वो ग्रिड प्लान पर आधारित थे, यानी कि उनकी गलियां सीधी और 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करती थी। और इस तरह के नगर मुख्यतः फ्रांस और इंग्लैंड में पाए जाते थे। इंग्लैंड के विचलेसी, लुडलो और सेलिसबरी आदि नगरों को मध्य युग में ग्रिड योजना के अनुसार बसाया गया था। फ्रांस में भी ग्रिड पद्धति के आधार पर बसे अनेक नगरों का पता चला है। जो अनियोजित नगर थे, वो 3 तरह के नगर थे। एक न्यूक्लियर टाउन थे, दूसरे लीनियर टाउन थे और तीसरे रेडियल टाउन थे। न्यूक्लियर टाउन थे
जो कि मठ नगर या दुर्ग नगर के चारों तरफ गोलाकार आकार में विकसित होते थे। लीनियर नगर है वो कि सड़कों के किनारे या नदी के किनारे उनकी लंबाई की दिशा में बढ़ते थे। और जो रेडियल टाउन है वो गिरजाघर, मठ या दुर्ग के से बाहर की ओर निकलने वाले यातायात के मार्गों पे विकसित होते थे और उनकी जो आकृति थी वो तारे के समान थी, इसलिए इनको रेडियल टाउन के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल में भारत के नगर। मध्यकाल में भारत में भी कुछ नगरों का विकास हुआ था जो राजधानी नगर, सांस्कृतिक नगर या धार्मिक नगर के रूप में विकसित हुए थे। मध्यकाल में भारत में मुगलों और राजपूत राजाओं का शासक था और शासक लोग अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण करते थे और इन दुर्ग के पास ही नगरों का विकास हो जाता था। राजस्थान में इस तरह के नगर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जोधपुर, कुंभलगढ़ आदि उदाहरण हैं। दक्षिण भारत में भी मध्यकाल में कुछ नगरों का विकास हुआ था और इन नगरों के विकास में मंदिरों का निर्माण, दुर्गों की स्थापना, व्यापारिक कार्यों का विकास, विशेष रूप से समुद्र तटीय सुरक्षित स्थानों पर बंदरगाहों की स्थापनाओं ने नगरों के विकास में योगदान दिया था। इसमें मदुरई, कांचीपुरम, तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर, राजमहेंद्री, अलेप्पी, तिरुपति आदि नगरों का विकास दक्षिणी भारत में हुआ। भारत में मध्यकाल में निम्न कारकों के प्रभाव ने नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 1, दस्तकारी वस्तुओं का निर्माण एवं व्यापारिक कार्यों का विकास। नंबर 2, सामरिक महत्व की स्थिति रखने वाले स्थानों का विकास। नंबर 3, मस्जिद, पार्क, सराय, धर्मशाला आदि की उपस्थिति वाले स्थानों के विकास का प्रभाव। और नंबर 4, प्रशासकीय, शैक्षणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना का प्रभाव ने नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुस्लिम शासकों ने अनेक स्थानों पर हस्तनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया था। इसके परिणाम स्वरूप कुछ नगरों का विकास हुआ था। आगरा को सूती, ऊनी, गलीचे व दरी केंद्र बनाया गया। मुरादाबाद पीतल के बर्तन व ऊन पर की जाने वाली नक्काशी के लिए पहचाने जाने लगा। अलीगढ़ ने तालों के लिए, हाथरस ने चाकू के लिए, बरेली ने सुरमा, लखनऊ ने चिकन के काम के लिए अपनी प्रसिद्धि स्थापित कर ली थी और इन कार्यों ने इन नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मस्जिद, पार्क, बाग, सराय आदि भी नगरों के बसाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा ये संस्थाएं नगरों के विकास में केंद्रोन्मुखी शक्ति या सेंट्रीपिटल फोर्सेस के रूप में कार्य करते हैं। कृष्णनगर, मुर्शिदाबाद, गोलकुंडा, बेंगलोर, आगरा, सहारनपुर, श्रीनगर आदि इसके उदाहरण हैं। ये नगर आगे चलकर व्यापारिक व औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो गए। इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।